हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइज़र। तो आज हम 26 अक्टूबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है ये दिशा रावी, ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है, एक्सटिंक्शन रिबेलियन। तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अभी किस बारे में बात करती है, तो गवर्नमेंट को पर्सुएट करने का काम करती है कि जो गवर्नमेंट है वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन ले। तो इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकली नॉन पार्टिसन मूवमेंट यूजिंग नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन एंड सिविल डिसोबीडियंस टू परसुएट गवर्नमेंट्स टू एक्ट जस्टली ऑन द क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल इमरजेंसी। आगे चलते हैं। यहाँ पर बाकी फर्स्ट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मैं ये आपको एक न्यूज़ बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक करवा चौथ के ऊपर एक ऐड था जिसमें लेस्बियन कपल को दिखाया गया था। तो यहाँ पर अब मैन्युफैक्चरर को ये बोला जा रहा है कि आप इस एक्ट को हटा दो। तो बेसिकली सेक्शन 377 को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, लेकिन सोसाइटी अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि होमोसेक्सुअलिटी एक रियलिटी है। यहाँ पर सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि होमोसेक्सुअलिटी एक डिसऑर्डर है और इसको कन्वर्जन थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। तो किसी भी बात को, कोई भी अगर ऐसा चेंज होता है तो सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल जो सती है, सती बहुत पहले प्रोहिबिट हो गई थी, लेकिन सती का एंड कब हुआ है, तो वो उसके काफ़ी टाइम बाद उसका एंड हुआ है, क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो किसी भी चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो सोसाइटी को अपना टाइम चाहिए होता है किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, इसको किसने डेवलप किया, तो इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी IITM पुणे। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यहाँ पर IITM पुणे ने डेवलप किया है। अब यहाँ पर बेसिकली एक न्यूज़ ये है कि यहाँ पर नेहरू मार्केट है। तो नेहरू मार्केट में बहुत सारे ऐसे हॉकर्स जो हैं वो अपने यहाँ पर शॉप्स लगा लेते हैं, जिसकी वजह से जो लोगों का राइट है कि उनको यहाँ पर फ्री एक्सेस मिलनी चाहिए, मार्केट एरियाज़ में हाइजीन मार्केट प्लेस होना चाहिए, तो यहाँ पर जो लोगों का राइट है वो वॉयलेट हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली कोर्ट ने ये बोला है कि यहाँ पर आप लिमिट कर दो कि कितने वेंडर्स यहाँ पर अपनी शॉप लगा सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो लोगों का राइट है कि उनको फ्री मार्केट एक्सेस मिलनी चाहिए, हाइजीनिक मार्केट मिलनी चाहिए, और जो हॉकर्स का राइट है कि उनका लाइवलीहुड प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो दोनों राइट्स यहाँ पर बैलेंस हो सके। तो ऑब्जर्विंग दैट पीपल हैव द राइट टू हैव फ्री एक्सेस टू मार्केट एरियाज एंड डिमांड अ क्लीन हाइजीनिक सेफ एनवायरमेंट देयर, द दिल्ली हाई कोर्ट मंडे said the number of vendors has to be determined keeping in mind the provisions of the master plan and other laws. अब फॉर एग्जाम्पल ये मैं वर्ड बाई वर्ड इसलिए न्यूज़ रीड कर देती हूँ कि आप इससे लिंक कर सको, लेकिन सम ऑफ यू वर सेइंग कि यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे वर्ड बाई वर्ड रीड ना करा करूँ, मैं सिर्फ आपको इसका एक कॉम्प्रहेंशन बता दिया करूँ। तो आपको जैसा सही लगे आप मुझे बता सकते हैं, तो इससे और न्यूज़पेपर और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो आपके लिए भी अच्छा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की गई है, तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे लॉन्च द नेशन वाइड आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अब इसके 3 कंपोनेंट होने वाले। पहला कंपोनेंट ये कि यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक्स की फैसिलिटीज़ है वो और ज़्यादा अच्छी की जाएगी, ताकि यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक्स है वो जल्दी आसानी से हो सके। इसके अलावा न्यू क्रिटिकल केयर रिलेटेड बेड्स यहाँ पर लाए जाएंगे। तीसरा एस्पेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन बढ़ाए जाएंगे, ताकि आगे कोई पैंडमिक आए तो उससे पहले हम उस पर रिसर्च आसानी से कर सकें, उस पैंडमिक पे रिसर्च अच्छे से कर सकें। तो द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द मिशन ही सेड वुड बी एक्सपेंशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस दैट स्टडी पैंडमिक्स। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई भी SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट में यहाँ पर किसी को भी चार्ज किया जाता है, लेकिन अगर वो सिविल ऑफेंस होता है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये SC/ST एक्ट के अंदर जो उसको चार्ज किया गया है उसको क्वैश कर सकती है। तो द सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वो अपनी आर्टिकल 142 की पावर, और जो हाई कोर्ट है वो सेक्शन 482 ऑफ द CRPC के अंदर से जो वो पावर इनहेरिट करता है, तो बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर प्रोसीडिंग्स को कॉश कर सकते हैं अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989, अगर यहाँ पर सिविल ऑफेंस किया गया है। तो वेयर इट अपीयर्स टू बी द कोर्ट दैट द ऑफेंस इन क्वेश्चन ऑल्दो कवर्ड अंडर द SC/ST एक्ट, तो भले ही जो ऑफेंस है वो SC/ST एक्ट के अंदर कवर है, लेकिन वो अगर सिविल ऑफेंस है तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉश कर सकती है। तो इस प्राइमरली प्राइवेट और सिविल इन नेचर, और वेयर द एलिज्ड ऑफेंस हैज़ नॉट बीन कमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ द कास्ट ऑफ द विक्टिम, और वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स। तो अगर SC/ST एक्ट में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई चार्ज हो भी गया, लेकिन वो सिर्फ सिविल ऑफेंस है, और अगर इस प्रोसेस को और ज़्यादा कंटिन्यू किया जाए तो अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पर इंसान का जो राइट है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पर क्वैश कर देगी। अब SC/ST एक्ट लेकर आया गया था, वो इसीलिए लेकर आया गया था क्योंकि ये देखा गया कि हम भले ही हमें आज़ादी हुए इतने सारा टाइम हो गया, लेकिन अभी भी SC/ST के अगेंस्ट एट्रॉसिटीज़ होती हैं, उनको इनडिग्निटी का सामना करना पड़ता है, उनके अगेंस्ट ह्यूमिलिएशन होता है। तो इन सारे यहाँ पर पहलुओं को
मद्देनज़र रखते हुए SC/ST एक्ट लेकर आया गया था। तो एक्ट रिकॉग्निशन है एक डिप्रेसिंग रियलिटी का कि इंडिया में जो कास्ट रिजिडिटी है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि कास्ट तो कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि हम अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तो यहाँ पर एनोनिमिटी है, इसलिए हमें कास्ट सिस्टम का पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप विलेजेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कास्ट स्ट्रक्चर अभी भी बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताकि सिर्फ ऐसा ना हो कि जो उसका मेन जो वहाँ पर लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सिर्फ वही पूरा रिजर्वेशन के बेनिफिट लेकर बैठ जाए। यहाँ पर जो जिनको मेनली ज़रूरत है रिजर्वेशन की, वहाँ तक रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आसियान इंडिया समिट होने वाली, ईस्ट एशिया समिट होने वाली है। तो इन समिट के बाद जो भी बातें आएंगी तो यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस में आएगी कि क्या क्या बातें हुई और कौन कौन से एग्रीमेंट हुए, तो वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले तो किसको क्या मिला हम देख लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं मैं ये सारी न्यूज़ बिल्कुल ना डिस्कस करा करूँ, सिर्फ यूपीएससी CSC के रिगार्डिंग करूँ, तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं ये सारी न्यूज़ स्किप कर दूँगी। तो यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स यहाँ पर हो रहा था, जिसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है रजनीकांत को। उनके सन इन लॉ धनुष को यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। मनोज बाजपेयी को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और कंगना रनौत को यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अब यहाँ पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनका ये कहना, जो फिल्म है वो बेसिकली एक सोशल मॉरल और एथिकल मैसेजेस के कैरियर हो सकते हैं, तो बहुत हायर पर्पस सर्व कर सकते हैं। अब ये जो बॉलीवुड है बेसिकली हमारा सॉफ्ट पावर का काम करता है। वाइल धनुष वॉज अवार्डेड बेस्ट एक्टर फॉर हिज परफॉर्मेंस इन असुरन, तो यहाँ पर जो धनुष है उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उनकी मूवी असुरन के लिए, बाजपेयी को भोसले के लिए और रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए। जो बेस्ट फिल्म है वो है मरक्कर, और जो हिंदी में बेस्ट फिल्म है वो है 72 हूरे। तो आई थिंक 72 हूरे हैं, ऐसा कुछ 72, हिंदी में 72 को 72 बोलते हैं ना। अब क्रशिंग द स्टार्स, ये आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि लॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंसान किसी भी लॉ में अगर चार्ज होता है तो उस इंसान को तब तक इनोसेंट माना जाता है जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता। लेकिन कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिसमें पहले ही प्रिज्यूम कर लिया जाता है ये जो इंसान है गिल्टी ही है, भले ही वो प्रूव ना हुई हो वो बात। तो मैनी ऑफ आर लॉज लाइक द UAP एंड लॉज गवर्निंग ड्रग पोजेशन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एन इमेजिनेशन दैट इज स्कार्स रिगार्ड फॉर बेसिक लिबर्टीज एंड प्रिजम्पशंस ऑफ बीइंग इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है। आर हेल्पलेस जजेस, अब जजेस भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो लॉ है उनको भी तो लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करना है। और हर चीज़ को गार ऑफ द सिस्टम में सब कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा जब कोविड आया था तो यहाँ पर गवर्नमेंट के अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा रहा था। यहाँ पर जो मीडिया चैनल्स है वो ये बोल रहे थे सिस्टम की गलती है, सिस्टम की गलती। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम यहाँ पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हीं से तो ये सिस्टम बना हुआ है। तो वन समथिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द सिस्टम, जब यहाँ पर कोई भी चीज़ एट्रीब्यूट कर दी जाती है कि सिस्टम की गलती है, तो सिस्टम कौन है? तो दिस एनोनिमस फोर्स दैट मिस्टीरियसली रिक्रिएट इटसेल्फ, नो वन हैज़ टू बी हेल्ड पॉलिटिकली अकाउंटेबल। तो यहाँ पर जब सारी बात सिस्टम के ऊपर डाल दी जाती है तो कोई भी यहाँ पर पॉलिटिकली अकाउंटेबिलिटी बचती नहीं किसी, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम की गलती है। सिस्टम तो कुछ है ही नहीं, सिस्टम तो इन्हीं लोगों से बना है। सेकेंड, दिस ट्रूथ हाइड्स द बिगर ट्रूथ। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द सो कॉल्ड सिस्टम वाज दैट इट सीमिंगली ओवरबेयरिंग आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर जो सिस्टम का आर्किटेक्चर है उसमें इतना ज़्यादा वाइड रूम है कि जजमेंट्स के लिए वाइड रूम है, डिस्क्रिशन के लिए वाइड रूम्स, आर्बिट्रीनेस के लिए वाइड रूम्स है। तो यहाँ पर सिस्टम के गार्ब में कुछ भी किया जा रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इतना ज़्यादा डिस्क्रिशन यहाँ पर कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है, आर्बिट्रीनेस इतनी ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये बोला जाता है रिजीम्स के द्वारा कि हम सिस्टम को क्लीन कर रहे हैं, करप्शन हटा रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर आर्यन खान के केस को बोला गया कि कुछ लोग बोलेंगे कि जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर जो आर्यन खान है उसको भी यहाँ पर डिटेन कर लिया गया। तो इट वुड इंडीड बी अ नाइस वर्ड, तो ये बहुत अच्छी दुनिया होती अगर यहाँ पर आर्यन खान को सिर्फ इसीलिए डिटेन किया जाता क्योंकि लॉ सबके लिए इक्वल है। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ सालों से देखा गया कि पर्टिकुलरली यहाँ पर टारगेट्स को, इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो किसी और पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान यहाँ पर जेल में जाता है तो कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक दिन में बेल दे देती है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई और यहाँ पर जेल में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर 3-3 महीने तक यहाँ पर सुनवाई तक नहीं करती है। तो हु माइट वारंट मोर सीरियस स्क्रूटनी इफ दिस वर द केस? जस्ट थिंक ऑफ द इंस्टेंसेस वेयर ऑनरेबल जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड बेल्ड केसेस डिसाइड टू एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग बॉम्बास्ट। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि एकदम अर्ली मॉर्निंग पूरे डिसीजन दे देगी कि नहीं, इस इंसान की एक दिन की भी लिबर्टी अगर छिनती है तो बहुत ये ब्लॉट हो जाएगा ऑन द जुडिशरी। तो ऐसी बात की जाती है। ओकेजनली अ जज will do the right thing, but there is no getting away from the fact that this is not the system or some law that does not allow for the exercise of judgment। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लिबर्टी, एक के केस में लिबर्टी को वहाँ पर अपहेल्ड कर रही है तो यहाँ पर सबके केस में लिबर्टी को अपहेल्ड करना चाहिए बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो बट डॉक ऑफ द सिस्टम ऑल्सो थ्रोज द वेल ओवर द लार्जर आइडियोलॉजिकल कनेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेन मैटर है वो आइडियोलॉजिकल कनेक्शन का। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करता है तो यहाँ पर उसको टारगेट किया जाने लगता है।
अब बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि सीए रिलेटेड प्रोटेस्ट में यहाँ पर जेल में है, उनका डिटेंशन अभी भी चल रहा है। भीमा कोरेगांव केस में जो अक्यूज है उनका डिटेंशन अभी तक चल रहा है। तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का तो केस इतना बड़ा हो जाता है जो टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है, लेकिन इन लोगों के केसेस ये इतने टाइम से जेल में लैंग्वेज कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में तो लोगों को पता तक नहीं है कि इनकी लिबर्टी को कैसे यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एनसीबी का एक्सटॉर्शन रैकेट, ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर बॉलीवुड को टेम करने की कोशिश की जा रही है। तो पॉइंट अबाउट टेमिंग बॉलीवुड इज नॉट टू शो दैट स्टार्स, तो ये यहाँ पर ये शो करने की कोशिश नहीं की जा रही जो बॉलीवुड है वो भी इक्वल बिफोर द लॉ। यहाँ पर ये शो करने की कोशिश की जा रही है कि किसके पास रियल पावर है, कौन यहाँ पर कल्चरल ऑर्डर को यहाँ पर कंट्रोल करेगा। तो देयर इज सम विजडम इन हैविंग स्पेसेस अलाइव। अब जो स्टार्स हैं उनको अगर इतनी ईजिली क्रश किया जाता है तो हम आप जैसे कॉमन मैन हैं, तो व्हाट अबाउट ऑल अस ऑर्डिनरी गेन्स ऑफ सेंड अंडर द स्टेट्स चेकबुक। तो यहाँ पर हम जैसे जो लोग हैं कॉमन मैन हैं उनके लिए तो फिर लॉ को कैसे भी तोड़ा मरोड़ा करके यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल है काफ़ी नेगेटिव टोन में था। हो सकता है कि आप ऑथर के व्यूज़ के साथ सिंक नहीं करते हो, तो ऑफकोर्स सबके अपने व्यू हो सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इट डज़ नॉट एंड अप, यहाँ पर एक डिसऑर्डर का नाम बताया गया जो कि है डिसकैलकुलिया। इसमें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे एक साथ इंस्ट्रक्शन हो तो उनको यहाँ पर दिमाग में प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो डिसकैलकुलिया इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एंड अबाउट 6% ऑफ द स्कूल एज चिल्ड्रन। तो लगभग 6% बच्चों को ये होता है। लेकिन इंडिया में देखा गया कि जिसको मैथ्स नहीं आती तो उसको ये बोल दिया जाता है नहीं तुम्हें मैथ्स नहीं आती, तुम अपना दिमाग सही से नहीं चलाते हो, तो ऐसी बातें बोल दी जाती हैं। लेकिन एक्चुअली ये एक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से लोगों को मैथ्स नहीं आती है और लगभग 6% बच्चे से इफेक्ट होते हैं। लेकिन इसको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो डायग्नोस नहीं हो पाते कि उनको ऐसी कोई बीमारी है। इसको डायग्नोस किया जा सकता है, इसके लिए टेस्ट होते हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर डायग्नोस नहीं हो पाता है क्योंकि लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते। वो बेसिकली यहाँ पर बच्चे को डाल देते हैं कि वो यहाँ पर ध्यान से नहीं पढ़ाई कर रहा है। जो डिसकैलकुलिया है उसके साथ एक और बीमारी भी हो जाती है डिसलेक्सिया की। तो मैनी टाइम्स डिसकैलकुलिया कम्स विद अदर लर्निंग डिसऑर्डर जैसे कि डिसलेक्सिया। और जो डिसकैलकुलिया ये बेसिकली इनहेरिट हो जाती है, ये फैमिलीज़ में रन करती है, हो सकता है जीन्स की वजह से भी होती है। अब वेट डाउन, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था कि जो चाइना में वुमेन जो उनकी स्पेस में जा रही है, लेकिन उनका मीडिया ये डिस्कस कर रहा है कि अब इसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसी होगी स्पेस में, अब इसके बच्चे जो हैं बच्चों का क्या होगा, मिस करेंगी बच्चों को नहीं करेगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो सेक्सिज्म है वो कितना ज़्यादा है। अब यहाँ पर स्पेस सेक्टर में तो सेक्सिज्म बहुत ज़्यादा है। यूएन की एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि सिर्फ विमेन एस्ट्रोनॉट्स देखो तो सिर्फ 11% विमेन एस्ट्रोनॉट्स हैं। तो कभी आप स्पेस के बारे में लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो कि स्पेस में भी यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। सिर्फ 11% एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि विमेन है। तो द स्क्यूड सेक्स रेशियो परपेचुएट्स अ विशियस साइकिल मेकिंग इट हार्डर फॉर वुमेन टू एंटर इट्स फील्ड। तो जो विमेन है वो इस फील्ड में ज़्यादा एंटर नहीं हो पाती हैं, सेक्स रेशियो इतना ज़्यादा स्क्यूड है इसमें। ये 2019 में एक प्रोजेक्ट की बात की गई थी कि फर्स्ट एवर ऑल विमेन स्पेस वॉक होगी, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है वो नहीं हो पाया क्योंकि स्पेस सूट्स ही नहीं मिले। तो देयर वुड नॉट इनफ स्पेस सूट्स टू फिट देम। इसके अलावा डेटा इसके बारे में बहुत कम है जो माइक्रो ग्रेविटी वो विमेन की बॉडीज़ को कैसे अफेक्ट करती है। आगे चलते हैं। अब द टमल्ट नेक्स्ट डोर, ये आर्टिकल इस बारे में है कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट हो गया। अब इंडिया को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। तो क्या हमें यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए या इंटरवीन क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो जो दिल्ली है वो डिसाइसिव प्लेयर था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। तो बट दिल्ली इज़ रेयरली बीन अ डिसाइसिव प्लेयर इन पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स। इंडिया ने जो सबसे मेजर इंटरवेंशन किया था वो 1971 में किया था, जब हमने बांग्लादेश को यहाँ पर लिबरेट कराया था। ठीक है, वेदर इट कैन और शुड नॉट। अब ये जो बात की जाती है कि पाकिस्तान में हमें इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका इंटरनल मैटर है, तो दिस इज़ नॉट द प्लेस टू गेट इनटू द राइट एंड रॉन्ग्स ऑफ इंडियाज़ इंटरवेंशन। तो अभी हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि सही होगा या गलत होगा, क्यों करना चाहिए, अभी हम ये डिस्कस करेंगे। जो दिल्ली है वो साउथ एशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो इंडिया से बेसिकली कनेक्टेड ही हैं। जो बांग्लादेश हमसे निकला है, पाकिस्तान जो है हमसे निकला है। तो इट इज़ इनफ टू नोट दैट इंडियाज़ इंटरवेंशन आर अ रिकरिंग पैटर्न। जो इंडिया का इंटरवेंशन कहीं ना कहीं हो ही जाता है, और जब इन कंट्रीज़ को फ़ायदे में इंडिया का इंटरवेंशन होता है तब तो ये बोलते हैं बहुत अच्छी बात, और अगर इनके फ़ायदे में नहीं होता है फिर ये कंट्रीज़ क्या बोलते हैं कि इंडिया ने क्यों इंटरवीन किया, इंडिया को हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो इवन व्हेन दिल्ली इज़ रिलक्टेंट टू गेट इनटू द वीड ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, हम इनके मैटर में नहीं भी पढ़ना चाहते हैं,
द कॉम्पिटिंग पार्टीज इन द नेबरहुड डिमांड इंडियाज इंटरवेंशन। फिर कॉम्पिटिंग पार्टीज ये कहती हैं कि इंडिया को यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए, और अगर इंडिया इंटरवीन कर देता है उनके कहने पे और कुछ गलत हो जाता है तो फिर ये बोलते हैं कि हमने क्यों इंटरवीन किया। तो इफ दिल्लीज इंटरवेंशंस आर पार्ट ऑफ साउथ एशियन पॉलिटिकल लाइफ, व्हाई इज पाकिस्तान सच एन एक्सेप्शन। तो हम हर जगह कहीं ना कहीं तो इंटरफेयर कर ही पा रहे हैं, तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं इंटरफेयर करते हैं। और जो पाकिस्तान है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारी रीजनल सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इंडियन मीडिया जो पाकिस्तान से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, हर समय पाकिस्तान की हेडलाइंस चलाता रहता है, वो कभी इंटरनल पॉलिटिक्स की बात क्यों नहीं करता कि पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स से इंडिया को कहीं ना कहीं इफेक्ट तो हो गई होगा। फॉर दिल्ली हमेशा बहुत नैरो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स की तरफ देखता है। यहाँ पर जब पाकिस्तान से बात होती है तो सिर्फ उनके पॉलिटिकल लीडर्स, हम कभी पाकिस्तान में लोग भी तो हैं, तो पीपल ऑफ पाकिस्तान हम ऐसे बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के लीडर से एज इफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान डू नॉट एग्जिस्ट। उनके लोग क्या सोचते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू उनके लीडर्स क्या सोचते हैं। तो फॉर दिल्ली इट इज़ ऑलवेज अबाउट नैरो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स विद रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, एज इट इज़ एज इफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान डू नॉट एग्जिस्ट। तो जो इनडिफरेंस है ये रूटेड है प्रोफाउंड पेसिमिज्म में। हमें ये लगता है जो पाकिस्तान है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हमें बात करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने वेज नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो चेंज है वो इम्यूटेबल लॉ ऑफ नेचर है, कि चेंज तो होना ही होना है, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, चेंज तो होगा ही होगा। पाकिस्तान भी इसके लिए इम्यून नहीं है, पाकिस्तान में भी चेंज होगा, आज नहीं तो कल चेंज तो ज़रूर होगा। तो अमंग द मैनी चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन कौन से चैलेंजेस है। पहली बात तो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहा है। अभी IMF से उसने बात की कि उसका जो यहाँ पर पैकेज है उसको और बढ़ा देना चाहिए, यहाँ पर एक्सटेंड कर देना चाहिए। इसके अलावा जो उनकी तहरीक लबैक पाकिस्तान है, जिसने शार्ली हेब्डो जो मैगजीन वाली फ़ोटो आ गई थी फिर प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पर उनके किसी लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है कि उनके लीडर को छोड़ा जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो आर्मी है और जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उनके बीच में यहाँ पर एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इन प्रॉब्लम्स में क्या इंडिया को यहाँ पर कुछ टेक्टिकल अपना यहाँ पर इंगेजमेंट दिखाना चाहिए। इसके अलावा जो इंटरनल क्राइसिस है वो और भी ज़्यादा शार्पन हो गई एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से। अफगानिस्तान में यहाँ पर पाकिस्तान का प्रॉक्सी आ चुका है तालिबान। जो गल्फ नेशंस हैं जिनकी पाकिस्तान से बहुत अच्छी बनती थी, अब वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा एक क्वाड भी बन रहा है जिसमें इसराइल, UAE, इंडिया और US जैसे कंट्रीज़ होंगे। तो यहाँ पर जो US यूरोप था जिसकी टाइज बहुत अच्छी हुआ करती थी वेस्ट के साथ, अब वो इंडिया की तरफ इंक्लाइंड हो रहा है। जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान की इकॉनमी से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत सारा मिसमैनेजमेंट चल रहा है। फॉर इंडिया दिस इज़ नॉट अ मूवमेंट फॉर शॉर्ट एंड फ्रॉड है। अब इसका मतलब ये होता है कि दूसरे के पेन से प्लेजर गेन करना, कि दूसरा दुखी है तो उससे आपको कोई खुशी मिल रही है। तो फॉर इंडिया दिस इज़ नॉट अ मूवमेंट फॉर शॉर्ट एंड फ्रॉड है। तो ये हमारे लिए कोई ऐसा शॉर्ट एंड फ्रॉड का मूवमेंट नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान मिस फॉर्चून में, पाकिस्तान में पेन में, तो हम उससे खुशी मनाएं, नहीं। इट शुड बी एन ओकेजन। ये हमारे लिए एक ओकेजन है कि कैसे हम लॉन्ग टर्म रीजनल कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल पाकिस्तान जर्नी सिंस इंडिपेंडेंस हैज़ बीन अ डेंजरस वन मार्क्ड बाई अनएंडिंग नियर डेथ सिचुएशन। अब पाकिस्तान में बहुत बार कू हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान हर बार किसी न किसी तरीके से उसने सिचुएशन को एंडोर कर ही लिया। तो आज तक पाकिस्तान चल रहा है क्योंकि उसने सारी सिचुएशन को एंडोर ही किया है। लेकिन हर बार क्या होता था कि पाकिस्तान को यहाँ पर कोई बेल आउट करने आ जाता था किसी जियोपॉलिटिकल रीज़न की वजह से। US आया उसको बेल आउट करने, सऊदी अरेबिया आया। लेकिन ये जो कंट्रीज़ हैं ये अब उतने एंथुसियास्टिक नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान को बेल आउट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है। फिर कोई बोलेगा यहाँ पर जो चाइना ऑल वेदर फ्रेंड है वो आ सकता है पाकिस्तान को बेल आउट करने, तो नहीं, चाइना भी नहीं आएगा। चाइना सीम्स टाइट फिस्टेड इन कंपैरिजन टू द वेस्ट। यहाँ पर जो चाइना है वो तो बेसिकली चाइना के कुछ इंजीनियर्स की डेथ हो गई थी, तो यहाँ पर जो चाइना है वो तो पाकिस्तान से कॉम्पनसेशन मांग रहा था। तो चाइना तो ऐसे बिहेव करता है, तो चाइना कभी किसी का ट्रू फ्रेंड तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। चाइना को सिर्फ अपने इंटरेस्ट दिखते हैं। तो देयर इज ऑल्सो अ ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन अमंग इस्लामाबाद फ्रेंड्स दैट देयर इज लिटिल दैट हाउ कैन दे डू इफ द पाकिस्तान स्टेट हैज़ नो विल और कैपेबिलिटी टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर। अब यहाँ पर जो आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा और जो PM है उनके बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रही है। उनकी टग ऑफ वॉर इस वजह से चल रही है, वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स बनती हैं, गिरती हैं, तो उनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आर्मी का ही होता है। तो यहाँ पर इन्होंने कोशिश की थी आर्मी ने कि हम इमरान खान को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ताकि ये अब जो इमरान खान है इनकी पार्टी तो बहुत पहले बन गई थी, लेकिन ये पावर में तो बेसिकली 3 साल पहले ही आए हैं। लेकिन 3 साल के बाद ये जो हाइब्रिड रिजीम है ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, इट इज़ एक्चुअली इन टेटस मोड। तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो है वो वापस से क्राइसिस मोड में आ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ ट्रांसफर्स अनाउंस किए गए थे 4 स्टार जनरल्स के, जैसे कि ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद के द्वारा, लेकिन इमरान खान थे वो रिलक्टेंट थे। उनका ये कहना था कि जो ISI चीफ है जनरल फैज़ हमीद उनको यहाँ पर नहीं ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर मैटर आ गया। तो इमरान हैज़ मेड बोल्ड टू चैलेंज। तो इमरान खान ने बेसिकली बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया कि उन्होंने चैलेंज कर दिया यहाँ पर आर्मी चीफ के डिसीजन को। तो PMS अब जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भी तो चाहिए यहाँ पर कि उनको लोग सपोर्ट करें। तो अब प्राइम मिनिस्टर क्या कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर रिलीजियस मोबिलाइजेशन हो सके ताकि वो अपने फ्लैंक्स को सिक्योर कर सके।
अब जो रियलिस्ट हैं वो ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो भी हो रहा है नेबरहुड में, जो दिल्ली का लेवरेज है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में वो बहुत ही लिमिटेड है, हम कर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल तो नहीं है, लिमिटेड है, तो हम उस लिमिटेड का भी कैसे टेक्टिकल एडवांटेज उठा सकते हैं। तो फॉर दिल्ली इट मे बी वर्थ ट्राइंग टू टर्न दैट इनटू इन्फ्लुएंस ओवर पाकिस्तान पॉलिसी इफ ओनली एट द टेक्टिकल लेवल्स एंड एट द मार्जिन। तो भले ही हम टेक्टिकल लेवल और मार्जिन पे ही इससे कुछ अपनी इन्फ्लुएंस दिखा सके पाकिस्तान पे, लेकिन ऑफकोर्स हमें इस मूवमेंट को यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली ये आर्टिकल लिखा गया था सी राजा मोहन के द्वारा, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, इसलिए मैंने आर्टिकल आपसे पूरा ही डिस्कस कर दिया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर इस बारे में पटिशन फाइल हुई थी कि ये सेम सेक्स मैरिजेस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पर सेंटर ने हाई कोर्ट को बोला है कि मैरिज सिर्फ उसी को बोला जाता है जब एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में शादी होती है। तो द लॉ इज सेटल्ड दैट मैरिज इज अ टर्म एसोसिएटेड विद अ बायोलॉजिकल मैन एंड अ बायोलॉजिकल वुमेन। तो सेंटर आर्ग्यूड मंडे बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। तो यहाँ पर बेसिकली पटिशन गई थी कि सेम सेक्स मैरिजेस को यहाँ पर लीगलाइज कर देना चाहिए अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड फॉरेन मैरिज एक्ट। आगे चलते हैं। अब ये आर्टिकल कल हमने डिस्कस किया था, आज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अब यही है बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो एक्शन नहीं ले रही हैं, उनको लेना चाहिए पर वो नहीं ले रही हैं। अब 1994 मोस्ट ऑफ द फर्स्ट 2 डेकेड्स, तो पहले 20 सालों में जब से क्लाइमेट चेंज ग्लोबल इशू बना 1990 से 2010 में, कंट्रीज़ ने बहुत कम किया अपने एमिशंस को कम करने लिए। फिर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ थर्ड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में। 2005 तक तो क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर ऑपरेशनलाइज ही नहीं हो पाया, क्योंकि जो नंबर ऑफ रेटिफिकेशंस की जितने की ज़रूरत पड़ती है उतने रेटिफिकेशंस नहीं मिल पा रहे थे। जो यूएस है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एमिटर, उसने क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई करने से मना कर दिया था। फिर जब यूएस ने रेटिफाई किया उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया। तो यहाँ पर जो 37 रिच और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज उनको ये बोला गया कि सिर्फ आप अपना 5% रिडक्शन कर लो, जो अपने 1990 लेवल से उससे आप 5% रिडक्शन कर लो, उनको ये बोला गया। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और कुछ 1-2 कंट्रीज़ को छोड़ के किसी ने 5% रिडक्शन तक नहीं किया। अगर वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का डेटा देखा जाए तो जो एमिशंस यूएस में 2012 में थे वो जो 1990 में एमिशंस थे उससे ज़्यादा कर दिया था उन्होंने, उनको 5% रिडक्शन करने को बोला, उन्होंने एक्चुअली बढ़ा दिया। ऑस्ट्रेलिया के एमिशन लगभग 15% ऊपर गए, ग्लोबल एमिशन 40% ऊपर गए हैं। और ये 40% ऊपर जो गए हैं उसमें इंडिया और चाइना की वजह से भी गए हैं, क्योंकि जो इंडिया चाइना वो बेसिकली उन्होंने अभी डेवलपमेंट करना शुरू किया है। और इंडिया और चाइना जो है, चाइना ने बेसिकली यूएस को भी ओवरटेक कर दिया है, वर्ल्ड का लीडिंग एमिटर बन चुका है यहाँ पर चाइना 2007 से। जो इंडिया का एमिशन है वो 1990 के कंपैरिजन में 3.5 टाइम्स बढ़े हैं। अब यहाँ पर ऑथर ने यही बोला जो इंडिया चाइना जैसी इकॉनमी है अगर वो एमिट करती हैं तो ये जस्टिफाइड है, बट कंट्रीज सच एज चाइना, इंडिया एंड सिमिलर फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी सच एज ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया वर नॉट मैंडेटेड टू कट देयर एमिशंस। और इसके अलावा जो क्योटो प्रोटोकॉल में इन कंट्रीज़ को मैंडेट नहीं किया गया था कि आपको अपने एमिशंस कट डाउन करने हैं, सिर्फ डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ को बोला गया था कि आपको अपने एमिशंस कट डाउन करने हैं। लेकिन हम जैसे कंट्रीज़ यहाँ पर कट डाउन कर सकते थे, अगर वो कट डाउन करते तो बेसिकली उनको कार्बन क्रेडिट मिलता जो कि वो मार्केट में ट्रेड कर सकते थे। तो जो 90% एक्यूमुलेटेड ग्रीन हाउस गैस है अभी जो आपको क्लाइमेट चेंज दिख रहा है वो बेसिकली 150 ईयर्स में जो हुआ है पिछले वो दिख रहा है। और ये जो 150 ईयर्स में जो एमिशन हुआ है ये रिच और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ने किया है, क्योंकि जो इंडिया और चाइना का डेवलपमेंट शुरू हुआ वो बेसिकली 1980s 90s में हुआ है। तो कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना हैड बिगन टू डेवलप ओनली 1980s एंड 1990s। और हमें डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अभी तक 21% लोग पॉवर्टी में रहते हैं, तो हमें उन लोगों की लाइफ को बेटर बनाना है। तो दिस इज़ वॉट, इसकी वजह से CBDR आया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो कंट्रीज़ है उन्होंने इसको भी नहीं माना। आगे चलते हैं। अब बेसिकली इन कंट्रीज़ का ये कहना है जो इंडिया और चाइना उसके ऊपर भी स्ट्रिंजेंट एक्शन होने चाहिए, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि पिछले 150 सालों में जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उसके बाद एक सिस्टमेटिक एफर्ट हुआ कि कैसे क्योटो प्रोटोकॉल को इरोड कर देना चाहिए और एक नया सिस्टम लेकर आना चाहिए। फिर उसके बाद पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में सब कंट्रीज़ को बोला कि आप खुद से अपने NDCs दे दो, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दे दो, आपको उनको ही फुलफिल करना है, लेकिन कंट्रीज से वो भी फुलफिल नहीं हो रहे हैं। फिर इन कंट्रीज़ को बोला गया कि आपको यहाँ पर $100 बिलियन देने हैं। इन्होंने खुद ही एग्रीमेंट किया था कि $100 बिलियन देंगे 2020 से, वो भी नहीं दे रहे हैं। इनको यहाँ पर टेक्नोलॉजी देनी थी, वो भी नहीं दे रहे हैं। बेसिकली ये लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कंट्रीज़ यहाँ पर बेसिकली कर रहे हैं वो सिर्फ इंडिया जैसा कंट्री है जो कि अपने क्लाइमेट चेंज में जो हमने NDCs दिए थे हम उसके पाथ में हैं, हम उसको बेसिकली फुलफिल भी कर रहे हैं। तो दिस इंक्लूडेड प्रोवाइडिंग मनी एंड टेक्नोलॉजी। तो उनको बोला गया था कि आपको मनी और टेक्नोलॉजी देना, $100 बिलियन देना है। 2009 में कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी हिलरी क्लिंटन, उन्होंने अनाउंस किया था जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो $100 बिलियन देंगे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को 2020 से, लेकिन कुछ नहीं दिया गया। तो आज यहाँ पर लगभग $1 ट्रिलियन की ज़रूरत है, लेकिन ये लोग बेसिकली $100 बिलियन भी नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग ये करते हैं कि जब यहाँ पर कोई क्लाइमेट क्राइसिस आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल हीट वेव्स आ गई, उसके बाद ये लोग फायर फाइटिंग मोड का काम करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर प्रिवेंशन कोई भी नहीं लेंगे। अब यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ के नाम बताए गए हैं। तो इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुलावेसी, तो सुलावेसी आइलैंड कहाँ पर, इंडोनेशिया में। एक आपको ये फैक्ट पता चल गया। तो यहाँ पर 28 न्यू स्पीशीज़ बीटल्स की पाई गई हैं। अब उन स्पीशीज़ का क्या क्या नाम रखा गया, तो एक का नाम रखा गया ट्रिगोनोप्टेरस कोरोना, तो यहाँ पर कोरोना के ऊपर नाम रख दिया गया है।
और इसके अलावा अप्रैल में एक न्यू स्पीशीज़ मिली थी कैडिश फ्लाई की, जो कि मॉथ लाइट इंसेक्ट होता है, इसका नाम रखा गया था इसमें से एक स्पीशीज़ का, पोटामोफिलेक्स कोरोना वायरस। फिर ब्राज़ील में एक वास्प मिला था जिसका नाम रखा गया था एलोरहेगिस क्वारंटेनस। तो ये क्वारंटीन जो है, क्वारंटीन के वर्ड से रेफर किया जा रहा है, क्वारंटेनस। मैक्सिको में साइंटिस्ट ने एक वॉस्प स्पीशीज़ डिस्कवर की थी, तो उसका नाम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कोविड के ऊपर ये सुलावेसी आइलैंड आपको पता चल गया, इंडोनेशिया है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो एक क्वीन है उनकी लीनिएज अयोध्या से है, तो हम उस क्वीन के बारे में पढ़ लेते हैं। वो बेसिकली साउथ कोरिया की क्वीन थी। तो ऑन द बैंक्स ऑफ द सरायू इन अयोध्या एकर्स ऑफ ग्रीन स्पेस मोस्टली नोन एज राम कथा पार्क। तो राम कथा पार्क में यहाँ पर एक स्पेस बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा जाएगा क्वीन ह्यू हवांग ओके मेमोरियल पार्क। अब ये कोरियन क्वीन के ऊपर ये नाम रखा जा रहा है जिनकी जो रूट्स है वो इंडियन रूट्स थी। अब ये कौन सी क्वीन थी? तो ये कोरियन क्वीन थी जो कि बिलीव किया जाता है कि वो बॉर्न हुई थी टू प्रिंसेस सूर्यरत्ना ऑफ अयोध्या, डॉटर ऑफ किंग पद्मासेन एंड इंदुमती। ठीक है, पद्मासेन ने रूल किया था, जो कोशला किंगडम उसको रूल किया था, जो कि एक्सटेंड होता है टू द प्रेजेंट यूपी टू ओडिशा। तो 48 BC में जो प्रिंसेस है ट्रैवल करके कोरिया गई थी फ्रॉम द एंशियंट लैंड ऑफ अयुता एंड मैरिड किम सूरो। तो वहाँ पर इन्होंने, जो ग्योमगवान गया है साउथ ईस्टर्न कोरिया में जो एम्पायर है उनके, इन्होंने राजा से शादी कर ली, फिर ये वहाँ की क्वीन बन गई। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इन क्वीन से अपनी ओरिजिन को ट्रेस करते हैं। तो मोर देन 6 मिलियन प्रेजेंट डे कोरियंस ट्रेस द लीनियज टू ह्यू हवांग ओके। दे बिलोंग टू द क्लैन सच एज गिमहई किम ह्यू। तो ये बेसिकली इनके बच्चों का नाम है गिमहई किम ह्यू। अब ये जो मेमोरियल पार्क है ये सेटअप हो रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो गिमहाई और अयोध्या है इसको सिस्टर सिटीज़ की तरह यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। तो इन 2000 इंडिया एंड साउथ कोरिया साइन एन एग्रीमेंट टू डेवलप अयोध्या एंड गिमहाई एज सिस्टर सिटीज़। अब इनका इंडियन कनेक्शन जो है वो कितना ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है ये तो नहीं पता, लेकिन इससे इंडिया और साउथ एशिया के रिलेशन को ज़रूर एक बूस्ट मिलता है। तो द स्टोरी हैज़ हेल्प्ड बूस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो यहाँ पर समगोक यूसा में ये बात बताई गई है, ये जो क्वीन है ये इंडिया में यहाँ पर पैदा हुई थी, फिर ट्रैवल करके कोरिया गई थी, वहाँ के उन्होंने राजा से शादी कर ली। अब सूडान में कू हो गया है। अब सूडान की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो सूडान में ओमार अल बशर रूल करते थे, तो उन्होंने सूडान को 30 साल तक रूल किया था। फिर उनकी गवर्नमेंट को यहाँ पर हटा दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया एक सॉवरेन काउंसिल द्वारा। उस सॉवरेन काउंसिल में कुछ मिलिट्री लीडर्स थे, कुछ सिविल लीडर्स थे। ठीक है, उस काउंसिल ने यहाँ पर हमदोक को पीएम बना दिया, तो यहाँ पर हमदोक को पीएम बना दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर टाइम आ गया था कि जो टोटल पावर है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाए। तो ऑन November 17 व्हेन द ट्रांजिशन पीरियड वो सपोज टू एंड, तो November 17 में यहाँ पर ट्रांजिशन पीरियड खत्म होने वाला था और जो मिलिट्री लीडर्स थे उनको अपनी पावर रिलिंक्विश करने की जरूरत थी और सारी पावर यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट को देने की जरूरत थी। लेकिन मिलिट्री लीडर्स को ये लगा कि यहाँ पर जो हमने पीएम बना रखा हमदोक को जिसको पीएम बना रखा था, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमदोक है वो ये बात कर रहा था कि मिलिट्री रोल को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उन्होंने जो वॉयलेंस किया था अल बशीर के रोल में। तो इसकी वजह से यहाँ पर मिलिट्री डर गई कि उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगा, तो बेसिकली यहाँ पर मिलिट्री ने कू कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए सूडान की लोकेशन आप देख लेना कहाँ पर है। इथोपिया, टिग्रे, सूडान, बोत्सवाना, मॉरिशियस। अब जैसे बोत्सवाना, मॉरिशियस को यहाँ पर FATF ग्रे लिस्ट से रिलेटेड थे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आप लोकेशन देखते रहा करो, मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है UN वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे ये पता चला जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हैं वो 413.2 पार्ट्स पर मिलियन इन 2020 इतना राइज कर गए हैं। लगभग एवरेज रेट जो भी रहा है लास्ट डिकेड से उससे भी ज़्यादा राइज कर गए हैं। तो यहाँ पर जो बोला गया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कि कोशिश करेंगे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक रखें प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर करके, और कोशिश करेंगे तो अगर ज़्यादा कोशिश करें तो 1.5 डिग्री तक रख पाएँ। तो ऐसा नहीं हो पाएगा अगर ये ऐसे ही स्टेप्स पर चलते रहे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सोशल मीडिया की क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं? तो एक डिमेरिट ये भी है, 2 years ago एप्पल थ्रेटन टू पुल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फ्रॉम इट्स ऐप स्टोर ओवर कंसर्न्स अबाउट द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता था बेसिकली मेड्स को ट्रेड और सेल करने के लिए वेस्ट एशिया में। ठीक है, ऐसे मेड्स की फ़ोटो लगा दी जाती थी, उनके आगे प्राइस लिंक कर दिए जाते, तो ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो सोशल मीडिया के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो वाइल वेस्ट एशिया रिमेन्स अ क्रूशियल सोर्स ऑफ वर्क फॉर वुमेन, तो यहाँ पर जो अफ्रीका और एशिया की वुमेन है वो वेस्ट एशिया में काम ढूंढने तो जाती ही जाती हैं। फेसबुक ने एक्नॉलेज किया कि यहाँ पर जो वेस्ट एशिया कंट्रीज हैं वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हैं वो काफ़ी बैड कंडीशन में। तो यहाँ पर एग्रीगियस का यही मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा बैड, शॉकिंगली बैड, इतना ज़्यादा ख़राब वहाँ पर कंडीशंस हैं। अब ये हम डिस्कस करेंगे RBI गवर्नमेंट फ्लेक्स कैमोफ्लेज ट्रांजेक्शंस विद सेवरल इंस्टांसेस ऑफ फंड डाइवर्जन। तो यहाँ पर RBI ने ये ऑडिटर्स को बोला है कि कनेक्टेड पार्टीज ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल को फॉलो करें। तो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ एन आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल?
ट्रांजेक्शन इन ट्रांसफर प्राइसिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दो रिलेटेड पार्टी भी ट्रांजेक्शन कर रही हैं तो वो ऐसे ट्रांजेक्शन करें कि जैसे वो अनरिलेटेड है, कि अनरिलेटेड को आप जितनी वैल्यूएशन पे देते हैं आप उतने ही वैल्यूएशन पे दो किसी यहाँ पर रिलेटेड पार्टी को। तो इट मीन्स दैट अ प्राइस अ कंपनी पेज टू परचेज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड कंपनी एंटिटी शुड बी द सेम एज ऑफ द टू एंटिटीज वर अनरिलेटेड। तो यहाँ पर बेसिकली आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने ये बोला है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल को अगर वो फॉलो करते तो वो ऐसे काम करते जैसे कि वो अनरिलेटेड है। तो दो पार्टीज यहाँ पर रिलेटेड हो लेकिन वो ऐसे काम करें जैसे कि वो अनरिलेटेड हो। तो देर हैव बिन इंस्टेंसेस ऑफ डाइवर्जन ऑफ फंड्स एंड और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखा गया जो फंड्स है उनको डाइवर्ट किया जा रहा है रिलेटेड पार्टीज़ में। तो यहाँ पर आरबीआई ने ये बोला कि आप कोशिश करो यहाँ पर ऑडिटर्स को कि आप यहाँ पर डीपली तरीके से ऑडिटिंग करो, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ऊपर से तो ठीक दिखते हैं लेकिन अगर आप लेयरिंग करो तो पता चलता है जो फाइनेंशियल कितने ज़्यादा हिडन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऑडिटर्स को ये भी बोला गया कि आपको टेक्नोलॉजिकल सेवी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको लेयर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हिडन ट्रांजेक्शन्स आपको बहुत सारा मिलेंगे। अगर आप ऊपर ऊपर देखोगे तो आपको लगेगा सब कुछ ठीक है लेकिन हिडन ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।